हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। जो आपने वीडियो में दिखाया, आपने कमेंट करके हमारी इज्जत बचा ली। हमेशा आप कमेंट करके हमें बता रहे हैं कि हमारे कोर्सेज कैसे हैं। सो थैंक यू फॉर दैट गाइस। और जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि आपको 11th की साइकोलॉजी चाहिए थी, तो मुझे होप नहीं था कि बहुत लोग डिमांड करेंगे या बहुत लोग ने शेयर किया होगा, लेकिन जितने लोग ने भी कमेंट किया, थैंक यू फॉर दैट थिंग। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं 11th की आपकी साइकोलॉजी। सो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर जो पुराने वाले हैं तो ज़रूर इसे शेयर करिए और लाइक ज़रूर करना। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस। जानता हूँ लिंक टूट गया होगा क्योंकि बहुत पुराना ऑलरेडी वीडियो था जो हमने अपलोड किया था। तो इसके पहले का एक क्विक रिकैप दे देता हूँ कि इसके पहले हमने पढ़ा था कॉन्शियस के बारे में। तो वहाँ हमने विल्हेम वंट के बारे में पढ़ा था और बहुत डिटेल में हमने बताया था। अब जो उसका होता है कॉन्शियस, मतलब हम लोग सोच समझ के करते हैं। अब उसका एकदम उलट, जो चीज़ें हम बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं करते वो अपने आप हमारे साथ, हमारा माइंड और बॉडी इस तरह से लिंक होता है कि वो चीज़ें हो जाती हैं, जिसे बोलते हैं अनकॉन्शियस। तो स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस ये पढ़ा था। गाइज आप लोग को 11th स्टैंडर्ड में जितने भी नाम हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आप तक के लेवल पे, ठीक है। तो फर्स्ट नाम है डॉक्टर सिगमंड, कोई बोलते हैं सिगमंड बोलते हैं, फ्रूड बोलते हैं या फ्राइड बोलते हैं, कोई जैसे भी आप लोग बोलना चाहें। एन ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रिया एक कंट्री है यूरोप की, वहाँ के फिजिशियन थे। डिफाइन ऑफ साइकोलॉजी एज, उन्होंने साइकोलॉजी को डिफाइन किया एज स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस। तो आप लोग को एक डायग्राम याद होगा, नेट पे अवेलेबल है, जहाँ पे एक वाटर का ऐसा दिखता है, जो बोलते हैं ना आइस का आइजल्स दिखता है, जहाँ पे ऐसे कुछ डूबा हुआ चीज़ रहता है और ऊपर सिर्फ ऐसे ऐसे दिखता है। तो यहाँ पे पूरा वाटर रहता है। तो बोलते हैं जो हमको अब मालूम पड़ता है किसी इंसान का, वो सिर्फ 10 to 20% है। जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो रियल में वर्क करता है, वो 80 to 90% है, ठीक है। तो इस तरह से बोलते हैं। तो हम वही अनकॉन्शियस जो 80 to 90% है वो वाला पढ़ रहे हैं। और आपको एक चीज़ जरूर बताऊं, जैसे कि मैं 12th वालों को बताऊं, कि ऐसे नहीं सोचना है कि एक ही थियरी पूरे वर्ल्ड में है, लाइक कि कॉन्शियस ही काम कर रहा है या अनकॉन्शियस ही काम कर रहा है। नहीं, एवरीथिंग इज मिक्स, सबका मिक्स है। हम जब किसी टाइम पे बात करते हैं लाइक आज क्या हो रहा है, तो आज के टाइम और स्पेस में कौन सी चीज ज्यादा सूट हो रही है, ज्यादा मैक्सिमम सूट हो रही है, उसे बोलते हैं कि वो थियरी आज के जमाने के लिए सही है। सो टाइम और स्पेस, जो थियरी इंडिया की साइकोलॉजी है वो बताती है, और जो थियरी यूएस की साइकोलॉजी बताती है, दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। लेकिन दोनों 21st सेंचुरी में है तो कुछ सिमिलैरिटी हो सकती है, लेकिन स्पेस अलग हो गया है तो इसलिए इनका थिंकिंग भी अलग होगा। सो ही बिलीव दैट मोस्ट ऑफ आवर मोटिव्स आर हिडन। बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं उसका मोटिव, जो हम सोचते भी हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, लेकिन उसका रियल रीजन हिडन है कि क्यों करना चाह रहा हूँ। देयर इज एन अनकॉन्शियस लेवल ऑफ आवर माइंड वेयर वी पुश और रिप्रेस, या तो उस चीज को उभार के लाते हैं या तो उसे दबा देते हैं, किसी भी फीलिंग को। ऑल आर थ्रेट ऑल आवर थ्रेटनिंग अर्जेस एंड डिजायर्स, जो भी हमको लगता है कि हमारे थ्रेटनिंग वर्ड किया इन्होंने कि जो डरा देता है उस तरह से, लेकिन मैं या तो किसी भी फीलिंग को, जैसे मुझे अच्छा फील करना है, आई वॉन्ट टू फील गुड। तो कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाई बहुत करके भी खुश नहीं होते, दिन के 10-10 घंटे पढ़ते हैं फिर भी वो खुश नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि वर्ल्ड में कोई और उनसे तेज है जो पढ़ाई कर रहा है। कुछ और बच्चे हैं जो ज़्यादा सिंसियरिटी से काम, कुछ है जो ना पढ़ के भी बहुत अच्छा फील करते हैं, इवन पबजी खेल के वो लोग अच्छा फील करते हैं। तो क्या है, गुड फील करने वाली फीलिंग को ये वाला इंसान सप्रेस कर रहा है और दूसरा वाला इंसान उसे इनहेंस कर रहा है। सो एक रिप्रेस कर रहा है और एक पुश कर रहा है। समझ गए मतलब का। अच्छा, अब बात होती है इसका क्या सिर्फ फीलिंग का लेना देना होता है या कोई केमिकल भी होता है दिमाग में। जी हाँ, केमिकल्स भी होते हैं जो ये सब चीज़ों को कंट्रोल या प्रमोट करते हैं, लेकिन इन केमिकल्स को हम डेली प्रैक्टिस करके अपने दिमाग पे जो बोलते हैं ना कंट्रोल पाना, तो हम ये केमिकल्स पे कंट्रोल करते हैं एक्चुअली, ठीक है। इसमें नाम आता है जैसे स्वामी विवेकानंद का, गांधी का, हिटलर, जो आप लोग शौक होंगे, जो वर्ल्ड वॉर के लिए जाना गया था लेकिन उसका भी अपने माइंड पे कंट्रोल हद से ज़्यादा था।
पूरी ये सेंचुरी में अगर कोई इतना कंट्रोल के साथ पैदा हुआ है तो आप लोगों को बता दें, इवन अहेड ऑफ द, सॉरी बोलना चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन गांधी से भी ज़्यादा डिसिप्लिन और ज़्यादा ये था अपने दिमाग में रहने वाला था हिटलर। हिटलर को जो लगता था वो वही कराता था, वो खुद तो डिसिप्लिन था ही अपने माइंड में, औरों को भी डिसिप्लिन करवा देता था। ही स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड बिलीव दैट पर्सनैलिटी इज फॉर्म्ड in the first 5 years of the life. If there are any major psychological problems seen in the person's life, it has root in early years of life. मतलब देखिए डॉक्टर ये बहुत जाने गए हैं, ये एक्चुअली बोलते हैं एवरीथिंग, आप लोग 11th में हो, 17-18 के नज़दीक होंगे, आप लोगों को बता देता हूँ तो भी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको हेल्प हो। ये बोलते थे एवरीथिंग कैन बी विवन अराउंड, आप हर एक थियरी सेक्सुअलिटी के अराउंड घुमा सकते हो, ये कहना था सिगमंड फ्रॉइड का। कुछ खराब नहीं था, ये नहीं कुछ गलत बोल रहे थे, इनकी थियरी बहुत ब्यूटीफुल थी। जो ये बताना चाह रहे थे वो गलत या सच कितने लेवल पे थी ये आप डिसाइड कर लोगे, या जो एक्सप्लेन कर रहा है वो डिसाइड कर सकता है। तो इस तरह की थी। तो इन्होंने ऐसे क्या बोला कि जो 0 से लेके 5 तक का एज है यही डिसाइड करता है कि बच्चा आगे क्या बनेगा। ठीक है, अब सब लोग क्या सोचते हैं कि आइंस्टाइन जो गधा था बचपन में, 30 के बाद फेमस हुआ, तो मतलब इसे जिंदगी भर गधा रहना चाहिए था। तो सिगमंड की थ्योरी तो गलत हो गई। लेकिन नहीं, सिगमंड क्या बोल रहे थे कि जो चीज उसकी फीलिंग्स हैं वो फीलिंग्स डिसाइड करेंगे कि वो इंसान क्या है। सो आइंस्टाइन की एक जो स्ट्रांग अपब्रिंगिंग और ये सब फीलिंग थी, वो हमेशा क्वेस्ट था, चीजों का क्वेस्ट करता था। तो क्वेस्ट की थियरी उसे फेमस बना पाई। तो इस तरह से देखना है, एक ही चीज को लेके आप किसी को खराब बोले, क्योंकि इस बेचारे ने अपनी जिंदगी पूरी घलाई है साइकोलॉजी पढ़ने में और सिखाने में। सो ये क्या बोलते थे, हमारे पास एक हमारे जो फीलिंग्स होते हैं, इमोशन होते हैं, वो हम उसे दबाते हैं या उसे बहुत बढ़ा चढ़ा के फील करते हैं। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि आपकी जिंदगी पे जो भी इम्पैक्ट होगा उसका कुछ ना कुछ रूट जो है वो आपके बचपन से 0 से लेके 5 तक के एज में कुछ ना कुछ हुआ। लाइक जो लड़का या लड़की इंट्रोवर्ट है तो बचपन से ही वो शर्मिला रहा होगा, 0 से 5 के लेक में कुछ इवेंट जरूर हुए रहेंगे जिससे वो और शर्मिला होता गया। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं पैदा ही बहुत स्ट्रांग होते रहते हैं, हमेशा बातें करने में एक्सपर्ट होते हैं, तो एक्सट्रोवर्ट होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको मालूम है हाथ से ऐसे आते हैं कि एक्सट्रोवर्ट को बोलना कम पड़ जाता है और इंट्रोवर्ट आगे बोल देता है। ये सब चीज़ है, इसको हम लोग नहीं नकार सकते। अब वही इनके ड्रॉबैक्स भी थे, सम एक्सटेंट तक यही इनके ड्रॉबैक्स भी थे। तो आपके लेवल पे इतना जानना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने बता दी 2-3 चीज़ें सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। ठीक है, अब ये क्या है, ये सिगमंड फ्रॉइड के बारे में इंफॉर्मेशन है थोड़ा। ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट मतलब ब्रेन के बारे में जानते हैं, न्यूरॉन्स के बारे में, एंड फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस एक और ब्रांच है जहाँ पे आप, ये अलग थियरी की ब्रांच है, ये इसके स्टूडेंट्स ने कंटिन्यू किया सिगमंड के, और ये हम देखेंगे 12th स्टैंडर्ड में आपके, ये अलग ब्रांच है जहाँ पे अलग चीज़ें हम लोग एनालाइज करते हैं। डिफाइन साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस। ठीक है, आपको यही लाइन लिखना है जब सिगमंड का नाम आएगा। बिलीव्ड दैट early childhood experiences and unconscious impulses contribute to development of adult personality and behavior। ठीक है, अब स्टडी ऑफ बिहेवियर क्या होता है, हम स्टडी ऑफ कॉन्शियस देख चुके हैं, अनकॉन्शियस का देख चुके हैं, अब हम थर्ड पढ़ रहे हैं बिहेवियर। जी हाँ, वही बिहेवियर जो हम बोलते हैं ये कैसा बिहेवियर है भाई, तो उसी बिहेवियर के बारे में। विल्हेम वंट डिफाइंड साइकोलॉजी एज स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड एज द स्टडी ऑफ अनकॉन्शियसनेस। दोनों ने अलग अलग थे। हाउएवर देयर हियर अगेन कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस आर नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली। ये चीजें आप देख ही नहीं सकते। जैसे कि मैंने 3+2 = 5 बोला, तो ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये चीजें आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये मैंने कॉन्शियसली किया कि अनकॉन्शियसली किया ये तो आप पहचान ही नहीं पा रहे हो कि मेरे दिमाग में पहले से था कि अभी अभी पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो ये पता नहीं चलता जो चीज़ें हम लोग को, ऐसा दिखना चाहिए कि ये बिहेवियर काइंड ऑफ जो आगे बताएंगे कि ये चीज़ें अभी भी ऑब्जर्व नहीं करते। और साइंस में, साइंस सबसे, क्योंकि साइकोलॉजी को हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, साइंस की एक फील्ड बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ध्यान होना चाहिए कि ये साइंस की एक फील्ड है।
तो वो बताने के लिए हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि साइंस का एक कैरेक्टर होता है कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं डायरेक्टली। वही हम लोग की एंड प्रोसेस होगी साइकोलॉजी में भी, कि हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ पाए जिससे हम बता पाए लोगों को देखिए ये साइकोलॉजी है। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, तो ये जो चीज़ें कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस ये डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं की जाती, ठीक है। हैंस या तो सुनिए, किसी इंसान को ने यहाँ पे कोई इंसान ने, कोई एक इंसान है, इसने इसको कुछ बोला, इसने मुक्का मार दिया। अब इसने जानबूझ के मारा या इसका ऐसे ही मारने का तरीका होता है, तो कॉन्शियस अनकॉन्शियस समझ में नहीं आ रहा, सिंपली आप समझ सकते हैं इस चीज से। Hence, John B. Watson refined psychology as science of human behavior. Good. भाई साइकोलॉजी हम कुत्ते की थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम हाथी की थोड़ी पढ़ रहे हैं, वो अलग पढ़ने वाले एनिमल डॉक्टर्स होते हैं जो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। साइकोलॉजी क्या करता है, ह्यूमन के बिहेवियर को पढ़ता है। तो ह्यूमन के बिहेवियर समझिए, कोई एक ह्यूमन है, उसका रिलेशन किसी बोलते ना कुत्ते पेट से हो सकता है, तो वो पढ़ लेगा वो कि अच्छा ये पेट पालने पे ये खुश हो रहा है, लेकिन वो पढ़ना किसका बिहेवियर चाहता है, ह्यूमन का ही। तो ह्यूमन के बिहेवियर के पढ़ने को ही साइकोलॉजी बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू जॉन बी वॉटसन। ध्यान रखिए। अब जो लेटेस्ट सब लोग क्वेश्चन पूछते होंगे स्टडी, ये आउट बॉक्स मटेरियल है कि स्टडी ये क्या है, साइकोलॉजी क्या होगी, तो आपको साइकोलॉजी हमेशा ये बोलना है, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। तो इसमें ये हमारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस को इंक्लूड कर लेता है, और मेंटल मतलब हमारे दिमाग को, जो रियल में ब्रेन है, जो ऑर्गन ब्रेन है, उसकी फंक्शनिंग को भी इंक्लूड करता है। तो दोनों के मिला के हमारे जो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये सब को प्लस मेंटल प्रोसेस को भी इंक्लूड करता है। ये आपको हर जगह जब भी कोई पूछे बेटा साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, इतने दिन से क्या पढ़ रहे हो, तो आप बोलोगे कि मैं मेंटल प्रोसेसेस को भी रीड कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं बिहेवियर को भी रीड करते जा रहा हूँ। मेंटल प्रोसेस क्या, कि जैसे कि इसने मुक्का क्यों मारा, तो ये क्यों मारा जो क्वेश्चन है, ये बिहेवियर क्या था, इसने मुक्का मारा, तो इसका बिहेवियर, तो बिहेवियर के जो रीजन है वो मेंटल प्रोसेस से आएंगे। तो ये सब चीजें, तो बिहेवियर हम लोग देखते हैं। इन जनरल वी कैन से दैट बिहेवियर इज एन ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स, देखिए जो चीज बोल रहा था, टू वेरियस स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब किसी एक्शन के लिए बिहेवियर, देखिए कोई एक्शन है तो उसको आप बोलोगे स्टिमुलाई, जो मुझको स्टिमुलाई मतलब मुझे फोर्स करती है, और बिहेवियर रिएक्शन है, रिएक्शन इज बिहेवियर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सो इसने मुझे कुछ बोला तो उसने एक्शन किया, तो मुझे स्टिमुलाई दिया उसने, मैंने एक घुसा जड़ दिया, तो मेरा बिहेवियर घुसा जड़ने का हो गया। तो स्टिमुलाई क्या होता है, कोई भी चीज जो मुझे रिएक्शन देने को मजबूर करती है, प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। तो ये सराउंडिंग में कोई भी चीज होती है, मेरे एग्जाम्पल में उसने कुछ बोल दिया, बट ईच इंडिविजुअल माइट हैव डिफरेंट रिस्पॉन्स टू द सेम स्टिमुलस। मतलब अब गांधी यहीं होता और किसी ने कुछ उसे बोल दिया, तो गांधी या तो उसे मार भी दिया, गांधी दूसरा गाल आगे कर देता कि ये भी लो, मार लो। सो देखिए, एक इंसान कड़क है, भड़क है, और दूसरा वहीं शांत है, दोनों को स्टिमुलाई सेम मिला था, दोनों को इसने कुछ बोल दिया, लेकिन एक ने गुस्सा किया, एक ने नहीं किया, तो वही एक ही स्टिमुलस को अलग अलग रिस्पॉन्स दे सकते हैं, बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट, पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड। सो उनके क्यों रीजन होंगे इसके लिए, इसके लिए रीजन है पिया, नॉट हस्बैंड वाइफ पिया, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट और एटीट्यूड। तो दिल्ली में बोलते हैं ना, एटीट्यूड दिखाता है, तो वही एटीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड रियल में बहुत अलग होता है, जो हम बोलते हैं उससे अलग मीनिंग है। कभी मौका मिलेगा तो आपको ये बता दूंगा कि एटीट्यूड और ये सब में फ़र्क क्या होता है, मेरे वैल्यूज ये सब में फ़र्क क्या होता है। बिहेवियर इज आइदर ओवर्ट और कोवर्ट। ओवर्ट का मतलब क्या होता है, जो सामने से डायरेक्टली मेरी आंखों से मुझे दिख जाए, विजिबल, क्या होगा, विजिबल। वहीं पे कोवर्ट जो इनविजिबल हो, इनडायरेक्ट हो, समझ गए। तो बिहेवियर कैसा हो सकता है, या तो बिहेवियर किसी का दिख सकता है, ओवर्ट होगा, या तो किसी का नहीं दिखता, कोवर्ट होगा। जैसे कि ओवर्ट बिहेवियर इंक्लूड्स डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्स लाइक वॉकिंग, टॉकिंग, डांसिंग। हर एक चीज जो मैं देखता हूं ये क्या है, ओवर्ट है, मेरा ओवर्ट रिएक्शन या बिहेवियर है। वहीं पे कोवर्ट बिहेवियर क्या है, इंक्लूड रिस्पॉन्सेज विच आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल बट कैन बी इन्फर्ड, मतलब समझा जा सकता है, इन्फर्ड मतलब समझना, अंडरस्टूड, कैन बी अंडरस्टूड
फ्रॉम द बिहेवियर लाइक थिंकिंग, फीलिंग। समझे? तो ये जो बिहेवियर में आपको ध्यान रखना है, जब आपको कोई कुछ बोले तभी बिहेवियर नहीं है, वो सोचे तभी भी बिहेवियर है उसका, कि इंसान क्वेश्चन पूछने पे सोचता है, ये उसका बिहेवियर हो गया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इजी करते चलना है हमको सिर्फ चीज़ों को। मेंटल प्रोसेस क्या होता है, वही पढ़े ना हम लोग, साइकोलॉजी क्या होता है, बिहेवियर की रीडिंग है, प्लस क्या हम लोग पढ़े, ह्यूमन बिहेवियर के बाद क्या पढ़े थे, मेंटल प्रोसेस। अब देखते हैं मेंटल प्रोसेस में हम क्या पढ़ेंगे। इन साइकोलॉजी वी स्टडी द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर्स ऑफ बिहेवियर। हियर वी स्टडी द मेंटल प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी एक इंसान का मेंटली कैसा सोच रहा है। इट इंक्लूड्स थिंकिंग, मेमोरी, फॉरगेटिंग, इमोशन, मोटिवेशन, अटेंशन, परसेप्शन, हर एक चीज के बारे में। ठीक है, सो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कि बिहेवियर मतलब क्या बोल रहे हैं, कहीं ये बिहेवियर का कोवर्ट पार्ट तो नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, बिहेवियर के कोवर्ट वाले पार्ट की जो न दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे दिखाया था थिंकिंग और फीलिंग, और थिंकिंग और फीलिंग यही तो है। थिंकिंग देखिए, फॉरगेटिंग, इमोशन, फीलिंग ही तो है। तो जी हाँ, जो उसका कोवर्ट पार्ट है वो ही हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन के साथ, ब्रेन ऑर्गन के साथ, कि कौन सा पार्ट उसका डोमिनेटिंग है। कहीं उस पर, जैसे कि आपको मालूम है ब्रेन 4 पार्ट में, फ्रंटल, ऑसिपिटल, पैराइटल और टेम्पोरल, सॉरी फ्रंटल ये है, पैराइटल ये है, ऑसिपिटल ये है, और ये टेम्पोरल है। तो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। तो किसका कहाँ पे, उसके बच्चों ने कहीं यहीं पे कुछ गिरा हुआ तो नहीं, क्योंकि वो मतलब कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहा है, तो कहीं फ्रंटल में उसके दिक्कत ना हो, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। तो ब्रेन के साथ इन फैक्टर्स को जब पढ़ें, थिंकिंग के, मेमोरी मतलब स्टोर करना मेमोरी को, ये सब चीज़ें, ठीक है, तब उसे बोलेंगे मेंटल प्रोसेस है। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, देखिए अब साइंटिफिक मेथड कैसे, अब तो जानते हैं, पहले मैंने बोला था जो ऑब्जर्व करके देख पाए। एक्सपेरिमेंट मीन्स, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, एन इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन इन कंट्रोल्ड कंडीशन। जैसे कि बताता हूँ, जनरली केमिस्ट्री लैब में बच्चे जाते हैं, वो जाते हैं देखने के लिए कि एसिड बेस की थियरी का लिए, तो वो जब टाइट्रेशन करते हैं, सो उसमें बीकर से जो भी वो लोग फिल करते हैं, तो धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हैं। तो इसमें कलर चेंज वो ऑब्जर्व करते हैं कि कलर चेंज हो रहा है या नहीं। सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। सो वो क्या चेक कर रहे, ऑब्जेक्टिव क्या है उनका, एसिड बेस पढ़ना। पूरा का पूरा केमिस्ट्री नहीं पढ़ने जा रहे हैं, जो बड़े बड़े जो केमिस्ट वो लोग नहीं, सिर्फ एसिड बेस का सिंपल टेस्ट देखने जा रहे हैं कि एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल सब्सटेंस मिलता है, ये पढ़ना उनको। कंट्रोल्ड कंडीशन मतलब लैब में, जहां पे सिर्फ उनको एक स्टैंड मिला है, बीकर मिला है और स्टरर मिला है बस, और वहां पे थोड़े थोड़े इंडिकेटर्स। सो कंट्रोल कंडीशन में ऑब्जेक्टिव क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, सिर्फ एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव फोकस्ड है कि ये कलर क्यों चेंज हुआ, यहाँ पे एक ड्रॉप का ये सब क्या, ये सब इतना डीप में जाने के लिए, मतलब यहाँ पे और क्या होता, अगर समझे लाइट ना होती तो मुझे क्या, मैं अंधा होता तो मुझे कलर कैसा दिखता, सॉरी, अब मैं कलर ब्लाइंड रहता तो ये कलर मुझे कैसा दिखना चाहिए, ये सब कितने सारी चीज़ें, तो ये सब्जेक्टिव चीज़ हो गई। अब जब दुनियादारी की बहुत सारी बातें आप एक ही जगह पे जमा करके डिस्कस करने लगे तो सब्जेक्टिव हो जाता है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, एक ही चीज़ पे फोकस रखना। तो लाइफ में आपको अगर कोई एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम बोल रहा हूँ एग्जाम, तो आपको ऑब्जेक्टिव होना जरूरी होता है। जैसे कि आपको क्लियर करना है नीट और आप पढ़ रहे हो मैथ्स, नो डाउट मैथ्स का यूज फिजिक्स में है, लेकिन ये मैथ्स इंटीग्रेशन डेरिवेशन का अल्टीमेट रोल नीट में नहीं है। यहाँ पे आपको PCB पे ध्यान देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे, ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे, ठीक है, इतना तो है। तो ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है, एग्जाम क्लियर, नॉलेज के लिए नहीं, नॉलेज के लिए आप सब्जेक्टिव रहें। यहाँ पे यही टाइट्रेशन में जो बच्चा नॉलेज गेन करना चाहे, दुनिया भर के क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन उसका नॉलेज बढ़ेगा। चलिए मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बताने में होपफुली आपको मदद कर पाया हूँ। हियर अ रिसर्चर और एन एक्सपेरिमेंटर, जो लैब में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप एक्सपेरिमेंटर, कैन टेस्ट हिज अजम्पशंस बाय, मेरा अजम्पशन क्या था कि एसिड बेस जब रिएक्ट होते हैं तो न्यूट्रल सब्सटेंस बनाते हैं, जैसे कि HCl प्लस, सिंपल आप लोग पढ़े, प्लस NaOH रिएक्ट करके बनाता है NaCl प्लस वाटर।
तो ये न्यूट्रल सब्सटेंस हो गया, ठीक है। सो अजम्पशन मेरे थे, तो मैं उसको देखता हूँ कि हो रहा है कि नहीं, बाय ऑब्जर्विंग एंड कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम दी सैंपल पॉपुलेशन। सैंपल पॉपुलेशन मतलब जो टेस्ट कर रहा है वो, समझे। तो देखिए ऑब्जर्व किया, मैं कलर चेंज देखा, बोला हाँ हो रहा है। दीज ऑब्जर्वेशन कैन बी जनरलाइज्ड फॉर एनालाइजिंग एंड प्रिडिक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन यही अगर हम लोग सेम ऐसे ही सैंपल ले लें, इसको साइकोलॉजी में अप्लाई करें, तो वहाँ पे भी सेम हम लोग एनालाइज और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जनरली लोगों का रिएक्शन क्या होता है। जब भी मारा जाता है किसी को, एक पंच मारो या बुरा बोल दो, तो उसका रिएक्शन जनरली क्या होता है कि वो भी आपको मन में ही कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हिट बैक करना चाहता है, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, 150 लोग को बुलाऊंगा एक रूम में और सबको कुछ ना कुछ बोलूंगा कि तू गधा है, और गाली विली दे दूंगा, और नहीं माने तो एक कोई को किसी को तमाचा जड़ देंगे। तो तुरंत गुस्सा हो जाएगा कि एक्सपेरिमेंट कराने बुलाए थे कि हमारा मजाक उड़ाने आए थे। तो देखें इनकी बिहेवियर स्टडी करेंगे। सैंपल पॉपुलेशन कितना था, मैंने 100 लोग को बुलाया था। मेरे को ऑब्जेक्टिव क्या था कि लोग को जब डिसरिस्पेक्ट किया जाए तो कैसा बिहेव करते हैं, वो मेरा ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन करना था मुझे वो, ठीक है। तो इसी से मैं देखूंगा, ऑब्जर्वेशन डेटा कलेक्ट करूंगा कि 100 में से 90 लोग तो चिढ़ गए, 10 नहीं चिढ़े। तो वो तो हमने बोला था ना, पिया उसका रीजन होता है, अलग अलग बिहेवियर, सेम स्टिमुलाई के लिए पिया रीजन है। अब जॉन वॉस्टन क्या थे, ये देखिए इनका, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इस्टेब्लिश स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म, आगे 12th में फिर से ये, इसलिए आपको 11th पढ़ना बहुत जरूरी। इंट्रोड्यूस रिसर्च ऑन, देखिए जो हम बोल रहे थे कुत्ते का बिहेवियर नहीं स्टडी करते, लेकिन देखिए डाला है कि नहीं इन्होंने, एनिमल बिहेवियर, चाइल्ड रेयर, ये क्या है, रेयरिंग, एक सेकेंड, चाइल्ड रेयरिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये सब के ऊपर उन्होंने क्या किया था, रिसर्च किया था कि चाइल्ड की अपब्रिंगिंग, रेयरिंग जो करते हैं, ये सब करते हैं, तो कैसा एनिमल का बिहेवियर पे इन्होंने रिसर्च किया था कि एनिमल बिहेव कैसे करते हैं, ठीक है। ये सब काम करते हैं। अब एसओआर मॉडल क्या होता है, इसी के साथ हम वीडियो को एंड भी कर देंगे, एसओआर बताएंगे आपको। जॉन वॉटसन, वही ऊपर वाले, डिफाइंड बिहेवियर एज एनीथिंग अ पर्सन और एनिमल डज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड एंड स्टडीड। तो जब मैं एनिमल की बात कर रहा, तो मैं इसी पॉइंट की बात कर रहा था कि उसे रिकॉर्ड करना बहुत टफ है और स्टडी करना उससे भी ज़्यादा टफ। ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कि कुत्ते को अगर बिस्किट दे दो तो वो पूंछ हिलाता है बार बार, बहुत खुश होता है, तो उसको रिकॉर्ड करना, ये तो सिंपल बिहेवियर हो, क्योंकि एनिमल ऐसे बहुत सारे एनिमल, लैक्स ऑफ एनिमल है, तो हम पूरे एनिमल्स का नहीं स्टडी कर रहे हैं, हम लिमिटेड एनिमल्स का करते हैं, और वो एनिमल्स में भी पेट का। बिहेवियर इज एन ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स टू एनी एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस। तो कोई भी एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस होगा तो हमारा बिहेवियर आएगा। सो एक्शन के बाद रिएक्शन आएगा, स्टिमुलाई के बाद हमारा बिहेवियर आएगा। दिस फैक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय SOAR मॉडल और SOR मॉडल। S स्टैंड फॉर स्टिमुलस, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनिज्म, R स्टैंड फॉर रिस्पॉन्स, ठीक है, विच इज द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू स्टिमुलस। तो आगे देखेंगे, टेबल दिया है वहां से, एग्जाम्पल देखिए कि स्टिमुलस इज सेम, सेम स्टिमुलस रखा है, बट इंडिविजुअल रिस्पॉन्स आर डिफरेंट। यहाँ पे स्टिमुलस देखिए कि टीचर ने आज सम क्वेश्चन इन दी क्लासरूम, बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछा। ऑर्गेनिजम्स कौन थे, देखिए ऑर्गेनिज्म ह्यूमन है, लेकिन ह्यूमन में भी अलग अलग है ना, जैसे कि रोहन है, सनिका है, सचिन है, सौरभ है, ठीक है। अब रिस्पॉन्स क्या होता है कि रोहन आंसर दे देता है, सनिका चुप रहती है। देखिए कितना पैट्रियार्की, कोई लड़की रहेगी बोलेगी पैट्रियार्की है, लड़का जवाब दे रहा है, लड़की नहीं, लेकिन वो एग्जाम्पल ऐसे ही लिया है। सचिन तो पूरा इग्नोर मार रहा है, सौरभ ट्राइज टू रिकलेक्ट आंसर इन हिज माइंड। वो देखिए इसका इंटरनल चालू है, देखिए इसका इंटरनल स्टिमुलस इसने दिया, बंतर सोच रहा है ये कि क्या है क्या है। सचिन देखिए लग रहा है क्रिकेट खेलने में बिजी है, और सनिका रिमेन साइलेंट, बेचारी डर जाती है कि 3 लड़कों में एक लड़की को पूछा है सिर्फ, ठीक है। तो देखिए स्टिमुलस इज एनी फिजिकल इवेंट और कंडीशन दैट गिव्स राइज टू अ रिएक्शन। देखिए मैं ये पहले ही बताया था कि रिएक्शन ही है, तो ये एक्शन है जिसको रिएक्शन आ रहा है। द स्टिमुलस कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल, एन ऑर्गेनिज्म स्टैंड्स फॉर ह्यूमन बीइंग और द एनिमल, ठीक है। हु गिव्स अ रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स देता है वो ऑर्गेनिज्म है, ओ जो रिस्पॉन्स देगा। स्टिमुलस जो रिएक्शन निकलवाने के लिए एक्ट किया गया, फिजिकल इवेंट उसी को बोल रहे हैं। और कंडीशन,
स्टिमुलस क्या है? कोई भी फिजिकल इवेंट है या तो कोई कंडीशन है जिसके वजह से ऑर्गेनिज्म ने क्या दिया? रिस्पॉन्स दिया। ऑर्गेनिज्म कैन बी ह्यूमन और एनिमल, और रिस्पॉन्स क्या होता है? इज अ रिएक्शन टू द फिजिकल इवेंट। अब बिहेवियर इंक्लूड्स overt and covert activities. Overt activities include bodily movement like, ये पीछे की चीज रिपीट कर रहा है, वॉकिंग, प्लेइंग, डांसिंग, और ये सब फाइटिंग मीटिंग, मेनी अदर थिंग्स विच कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली। कोवर्ट एक्टिविटी इंक्लूड्स मेंटल प्रोसेस लाइक ये सब डायरेक्टली। दीज मेंटल प्रोसेसेस कैन बी ऑब्जर्व थ्रू हाउ पीपल रिएक्ट टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स सिचुएशन इन देयर लाइफ। ठीक है, तो वही बातें जो ऊपर हम लोग डिस्कस किए कि हर एक कोई अलग अलग रिएक्ट करता है, उसके पीछे हम लोग सब थियरी मिला के, आप देखिए इसके लिए सब थियरीज, क्योंकि अगर कोई अलग रिएक्ट कर रहा है मतलब क्या? उसके पास्ट में कुछ अलग हुआ है। गांधी अपना जो बोलते हैं ना दूसरा चिक आगे क्यों करता था? क्योंकि उसको अहिंसा पे बहुत भरोसा था, नॉन वायलेंस पे। उसने जो लर्निंग की थी लाइफ में वो नॉन वायलेंस को प्रमोट करती थी, तो उसकी हिस्ट्री उस तरह से थी। उसने पूरा ज़िंदगी, बचपन में वो भी गुस्सा होता था। हमने द गांधी मूवी में देखा था कि वो कस्तूरबा पे भी गुस्सा हो जाते थे कभी कभी, लेकिन उनकी जो लर्निंग्स थी वो देना चाहते थे कि ऐसा नॉन वायलेंट रहने पे कोई आपको देश से बाहर कितने समय तक रख पाएगा, अल्टीमेटली आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। सो उनकी लर्निंग वो थी। इसी तरह से प्लस इनकी जो अपब्रिंगिंग, वो जो सिगमेंट की थी 0 से 5 में लेके, पिता का बड़ा रोल था, तो 0 से लेके 5 में। तो सब थियरीज को मिला के आप जज कर सकते हो किसी की साइकोलॉजी को। ठीक है, तो आप एक थियरी के बेसिस पे कभी नहीं जज कर पाओगे, मैं इसे बता रहा हूँ। और मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जीते जागते जब आप चल रहे रास्ते पे या कहीं भी, आप जनरली ये सब चीज़ें कर ही रहे हो। मैं आप स्टूडेंट्स लोग की बात कर रहा हूँ कि आप लोग ये करते रहते हो, सिर्फ पता नहीं होता है कि इसको ये बोलते हैं साइकोलॉजी में, अच्छा ये टर्म भी है, जो मैं कर रहा हूँ वो स्टडी है, अच्छा इस तरह से है। तो मैं सिर्फ आपको क्लियर कर रहा हूँ कि एक थ्योरी जैसे कॉन्शियस, स्टडी ऑफ कॉन्शियस के दम पे ही आप पूरा कभी भी किसी पर्सन के बारे में बता नहीं पाओगे। इसी तरह से अनकॉन्शियस के बारे में भी जान के आप पूरा नहीं बता पाओगे, बिहेवियर के बारे में जान के भी आप नहीं बता पाओगे। इवन चलो मैं आपको एक और बताइए, आप सब थियरीज पढ़ भी लो, आपने थियरीज पढ़ भी लिया, उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है कि अच्छा ये वाली थियरी में ये गलती होती है, हमारी इंडिया में ये होती है, अच्छा यूएस वाले में ये। फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको गलतियाँ पता चलती हैं, पॉजिटिव्स निकलते हैं, निगेटिव्स निकलते हैं, उसके बाद आप कुछ थियरी अपनी बनाते हो कि ऐसे ऐसे केस में ऐसा ऐसा होता है। तो सोचिए इतना लंबा प्रोसेस है किसी एक इंसान के बारे में जानने के लिए। अब ये स्टेज में जब इसने पूरा ज़िंदगी अपनी गंवा चुकी है, जब इनके पास सामने इंसान आता है, और ये मतलब सिंपल इंसान है, कॉम्प्लेक्स इंसान है, मतलब बहुत ज़्यादा सोचने समझने वाला इंसान नहीं है, तो इसकी थ्योरी इसको बताने के लिए बहुत समय लगेगा कि ये सब इसने जो हिस्ट्री में अपने सीखा है, जो पढ़ा है, और जो इसकी लाइफ थी, इसके हिसाब से ये इंसान की कैसी पूरी आइडियोलॉजी है। अगर कॉम्प्लेक्स रहा तो ये खुद छोड़ देगा केस, या तो इसको बहुत समय जाएगा तो उसी को रिसर्च बोल देंगे, तो इसी में समय गुजारे तो इसको रिसर्च बोल देंगे। ठीक है गाइस, होपफुली मैं आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट के नज़दीक लेके जा रहा हूँ और आपको आपकी थिंकिंग इम्प्रूव करने पे मजबूर कर पा रहा हूँ। ठीक है, और चीज़ों को थोड़ा सेग्रीगेट भी करना बता रहा हूँ, फिर कैसे लिंक करना है वो भी हेल्प करना चाह रहा हूँ कि आपको सब जैसे जितने वर्टिकल्स हैं वो बता पाऊँ आपको। ठीक है, जनरली ये कहीं भी नहीं लिखा जाता है कि आप एक थियरी के बेस पे कर सकते हो या ये सब, ये मेरे खुद के एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू मैं आपको चीज़ों को ईजी करने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपकी थिंकिंग और बोलते हैं ना सॉलिड होती है और मैच्योर होती जाती है। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइज़ अपना सपोर्ट दिखाना, लाइक करके, कमेंट करके, आप जैसे दिखा रहे थे वैसे कंटिन्यू करिए और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपको और कुछ कोर्सेज भी चाहिए, और अगर कुछ जो भी कोर्स आपकी डिज़ायर हो तो वो कोर्स भी हम प्रमोट करने को रेडी हैं, सिर्फ आप कमेंट सेक्शन में एक बार रिक्वेस्ट भेज देना। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे।